नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं रोहित जुगलान। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल होना है और सभी लिहाज से कल का जो मतदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी सीटों पर कल मतदान होना है जहां पर रोहित जेडीयू की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार बहुत सारे वादे कर रहे हैं, महिलाओं में भी नीतीश कुमार की अच्छी खासी एक पकड़ है। लेकिन इन सब का फायदा क्या बिहार की जनता जेडीयू को देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश का डाउनफॉल भी हो रहा है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो चीजें सामने आ रही हैं, अगर उनका आंकलन आप भी करेंगे तो देखिए नीतीश का डाउनफॉल ही है कि यही वजह है बिहार की जनता विकल्प चाह रही है। तभी तो देखिए तेजस्वी यादव एकदम से उठ खड़े हुए हैं, हालांकि बैकग्राउंड उनका रहा है, लेकिन उनकी जनसभाओं में आप लोगों की भीड़ देखिए, चिराग पासवान की जनसभाओं में भीड़ देखिए। तो क्या वाकई जनता चाह रही है कि अब नीतीश नहीं और कोई भी? देखिए, दो तीन बातें हैं जो आपने सारी की सारी बातें कही। एक तो ये जो दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, ये अति पिछड़ा वर्ग है। मतलब इसको आप इस तरह से देखिए, और मैं लगातार लोगों को सुन रहा था, कईयों से बात भी की, उनसे बातचीत करने के बाद एक तो देखिए तेजस्वी की सीट भी यहीं पर है, और इसके साथ साथ जो एक अहम बात है कि इन चुनावों में आप देखेंगे कि जो कोर वोटर, मैं इस तरह से कह रहा हूं कि बिहार की जो असली समस्याएं हैं ना, वो ये दूसरे चरण का मतदान ही सामने लेकर के आ रहा है। मतलब कि अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा वो चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप बात करते हैं शिक्षा को लेकर के चीजें सही नहीं चल रही हैं बिहार में, वो आपको यहां पर मिलेंगे। उसके अलावा जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग है, या फिर असल में वो लोग जो बिहार की सचमुच में इस वक्त पे आवाज बने हुए हैं, वो लोग आपको यहीं से आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो आपने कहा कि तेजस्वी का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि 5 से 6 महीने पहले अगर आप कहते कि तेजस्वी यादव सिंगल हैंडेडली नीतीश कुमार को टक्कर देते हुए नजर आएंगे, उन्होंने इस चुनावी मुकाबले को इंटरेस्टिंग बना दिया है। वरना एक तरफ शुरुआत में आज से 5-6 महीने लोग पता है क्या सोच रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री है जी नीतीश कुमार की, क्योंकि सामने कोई विकल्प ही नहीं है। उस वक्त पे ना तो चिराग पासवान इतने हाइपर एक्टिव थे और ना ही तेजस्वी का उस तरह से बोलबाला नजर आ रहा था। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का जो सारा का सारा चीजें हैं उसको लालू प्रसाद यादव ही मॉनिटर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, रणनीतियां वहीं से बन रही हैं। लेकिन आपको पता है नम्रता कि किस तरह से जब आप चुनावी मैदान पर लगातार उतरते हैं तो 20 लोगों से फेस टू फेस बात होती है, कमरे में बंद करके, मतलब रणनीतियां बनती हैं, लोगों से आप मिलते हैं। तो हर चीज के लिए लालू प्रसाद यादव नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें फेस टू फेस बात करनी है 10 लोगों से उन्हें। और जिस तरह से उन्होंने चेहरा बना लिया खुद को, महागठबंधन का चेहरा वही तो है ना, कांग्रेस को लेकर के या वाम दलों को लेकर के अपने आप को चेहरा घोषित करवा लेना, ये भी तो तेजस्वी की कामयाबी में ही जाता है। 17 रैलियां कर रहे हैं तेजस्वी यादव, 17 रैलियां भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि लेकिन डिस्टिंग्विश एक ही चीज कर रही है दोनों को, वो ये कि नीतीश कुमार की रैलियों में आप देखेंगे या एनडीए की रैलियों में आप देखेंगे महिलाओं, लड़कियों का बहुत ज्यादा एक जमावड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव की रैलियों में अब भी आपको लड़कियां या महिलाएं आती हुई नहीं नजर आएंगी। ये एक बड़ा अंतर है जो कि दोनों के बीच स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इस दूसरे चरण के मतदान से निकलकर सामने आएंगी, और खास तौर पर जो मैंने कहा तेजस्वी की परीक्षा है। ये जो आपने कहा कि जो नीतीश की और पीएम मोदी की रैलियों में खासकर महिलाएं निकल कर आ रही हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या लगता है सिर्फ बिजली मिल गई है फ्री में, इसको हम विकास के तौर पर थोड़े ना देख सकते हैं? इसको आप जंगल राज से जोड़कर देखेंगे। जो आज से 15 साल पहले बिहार की जो स्थिति थी, और बिहार में वो लोग जो 40 साल से ऊपर के हैं, वो दरअसल हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो नीतीश के 15 साल को लालू के सत्ता से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो आज का युवा है, जो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल से नीचे नीचे के जो हैं, वो नहीं जानते कि जंगल राज क्या था। वो सिर्फ नीतीश 1.0 को नीतीश 3.0 से कंपेयर कर देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं यार 1.0 में जितना काम किया था ना नीतीश कुमार ने, उसके लेवल पे अब 3.0 में कुछ भी काम नहीं किया है। तो ये कंपैरिजन जो है ना, उन लोगों ने कहानियां सुनी है कि लालू राज में ऐसा होता था, जंगल राज था, और उसी को लेकर के वो अब तक सोचते आए थे। लेकिन अब उन्हें ये, जब वो नीतीश 1.0 को 3.0 से कंपेयर कर रहे, तो उन्हें लग रहा है यार नीतीश कुमार ने काम ही नहीं किया है उस तरह से। तो अब उनके सामने तेजस्वी एक विकल्प है, लेकिन फिर तेजस्वी को लेकर के वो इसीलिए सर्टेन या श्योरिटी नहीं हासिल कर पा रहे कि उनका जो बैकग्राउंड है वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा। और लालू प्रसाद यादव देखिए लोकप्रिय नेता हैं बिहार में, लेकिन उनको लेकर के वो जो दूसरी छवि है ना, चारा घोटाला से जोड़कर या जिस तरह से जंगल राज से जोड़कर, वो चीजें अभी भी बिहार के लोगों के जहन में जिंदा हैं, महिलाओं के जहन में जिंदा हैं कि किस तरह से निकलना घर से बाहर हो जाता था। और फिर कई सारी चीजें हैं ना जिसमें आप देखेंगे कि जो बाहुबली नेता थे खास तौर पर, उनको जिस तरह से चीजें इस बार भी हमने देखा कि तेजस्वी जो है वो टिकट बार बार देने की बात कह रहे थे, लेकिन
मना कर दिया गया सामने वाली पार्टी की तरफ से। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। मुझे वो बाहुबली नेता का नाम इस वक्त पे जहन पे नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मुझे आएगा मैं शेयर करूंगा आप एक चीज ये भी तो है ना कि आपने जैसे उस दौर के लोगों की बात की, इसके अलावा ये भी तो है ना जितना चुनावी जनसभा में ये जो राजनेता है कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, इसका भी सीधा सीधा असर जनता के दिमाग में पड़ता है। हाँ, वोटिंग पर तेजस्वी को इसका लेकर ये पड़ता है। ड्रॉबैक था। तेजस्वी को लेकर लोग आज से 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि वो जो कनेक्ट करने वाली बात है ना, वो लालू की जनसभाओं में आमतौर पर लालू आते थे और जमावड़ा लग जाता था। आपने सही कहा, जमावड़ा तेजस्वी के उसमें भी लग रहा है, नीतीश कुमार के उसमें भी लग रहा है, क्योंकि वहां तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। हाँ। इसके अलावा आप चिराग पासवान की रैलियां देखें, उसमें भी जमावड़ा। लेकिन ये जमावड़े का खेल जो है ना, भीड़ जो है वो कहीं भी चली जाती है। भीड़ को लाने के लिए आपको पता है, अगर लेकिन फिर उसमें ये जरूरी है ना कि सामने वाला राजनेता जो जनसभा को संबोधित कर रहा है वो बोल क्या रहा है। आप देखिए नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं, वो लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नहीं, पर्सनल अटैक तो जबकि चिराग पासवान मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं कि नीतीश सरकार में क्या क्या फेलियर्स हुए हैं। आप बताइए, बिहार के जितने भी युवा हैं, ज्यादातर युवा बाहर ही जाते हैं ना पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पर लचर व्यवस्था है, शिक्षा उतनी ज्यादा सही नहीं है, स्वास्थ्य आप सेवाओं को देख लीजिए, दिल्ली भरा पड़ा है बिहार से आए हुए युवाओं से। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि जो नीति आपने जैसा कि कहा कि लोग अब कंपैरिजन कर रहे हैं, उस दौर के लोग भी कंपैरिजन कर रहे हैं और आज का जो युवा है वो भी कंपैरिजन कर रहा है। हाँ, लेकिन देखिए इसमें दो बातें हैं। भीड़ लाने की जहां तक बात है, मैंने 2017 का जो यूपी का चुनाव हुआ था या उत्तराखंड के जो चुनाव हुए थे उनको बहुत क्लोजली कंपेयर किया था और मैं ग्राउंड पे गया भी था, तो मुझे पता है कि भीड़ लाने के लिए लोग किस तरह के प्रलोभन देते हैं। मैं गांव में जाऊंगा और वहां पर एक बस खड़ी कर दूंगा और उस पर बोलूंगा कि आज का खाना आपको मिल रहा है हमारी तरफ से, इस पार्टी की तरफ से, तो लोग आ जाते हैं, क्योंकि गांव में इस तरह की राजनीति भी बहुत होती है, या कई जगह पे पैसे भी दिए जाते हैं। ये हमारी राजनीति का या ये हमारे चुनावी जो वादे हैं, इलेक्शन कमीशन इन सारी चीजों से पता नहीं, वो जानता भी है फिर भी कुछ एक्शन करता नहीं है। लेकिन मैंने ग्राउंड पे ये चीजें होती हुई देखी है कि एक बस एक गांव के बाहर खड़ी कर दी जाती है, एक दिन पहले ये सारा का सारा संदेश पहुंचा दिया जाता है कि कल सुबह 10 बजे आपको यहां से निकलना है, बस आपको लेकर जाएगी, आपको वापस छोड़ने आएगी, वहां आपको खाना मिलेगा। सिर्फ इतने से प्रलोभन में लोग रैलियों में अटेंड कर देते हैं, चाहे वह रैली किसी की भी हो, आपको वोट किसी को भी देना हो, लेकिन आप खाना खाने के लिए सबकी रैली में चले जाएंगे। इस तरह की चीजें होती हैं भारतीय चुनावों में। तो भीड़ कहीं भी आ जाए। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि पर्सनल अटैक, खास तौर पर आप देखिए इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि जेडीयू ने जो आरक्षण वाला मुद्दा कार्ड चल दिया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो अपर कास्ट का वोटर है वो दरअसल आरक्षण वाली बात से कटता नजर आ रहा है। तो हम जो बात ये कह रहे थे ना कि जेडीयू और बीजेपी के बीच ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो सारी की सारी चीजें तो अब हमें चुनावी मंच से होती हुई नजर आ रही हैं। पर्सनल अटैक तो बात की बात है, जिसमें नीतीश कुमार ने जो एक चिट्ठी लिखी है पूरी की पूरी, और चिराग पासवान को लेकर के वो मीडिया हाउसेस में एक चिट्ठी उन्होंने भेजी है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ये देखिए ये लड़का जो है अपने पिता की तस्वीर लेकर पीछे किस तरह से एड शूट करवा रहा है और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसको आप बार बार दिखाइए। तो उस पर चिराग पासवान ने भी एक वीडियो जारी किया और कहा है कि देखिए किस तरह से पर्सनल अटैक की राजनीति, मतलब आप मेरे मुद्दों वाले जो सवाल हैं कि भाई बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, इस पे आप कुछ बोलिए, युवाओं के रोजगार पर कुछ बोलिए, मुद्दों पर काउंटर नहीं कर रहे हैं, काउंटर आप कर रहे हैं पर्सनल अटैक कराकर। तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ आप तो रैलियों में जाते ही हैं, आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछ लेते कि आपका फोन क्यों नहीं आता था मेरे पिताजी के लिए? प्रधानमंत्री का फोन तो रोज आता था, प्रधानमंत्री रामविलास पासवान के बारे में रोज पूछा करते थे, आपने कभी फोन क्यों नहीं किया? आप कभी तबियत का हालचाल लेने क्यों नहीं आए? तो ये सारी की सारी बातें चिराग पासवान ने कही हैं। तो ये एक जो लड़ाई चल रही है ना कि आप व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी करेंगे और दूसरी तरफ से चुनावी मुद्दों की राजनीति गायब है पूरी तरीके से। लोग नहीं बात कर रहे हैं अब कि ये आरक्षण पर क्या है आपका टेक, या मोदी आ रहे हैं, गलवान का जिक्र हो रहा है। इन चीज़ों से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अब तक जो लोगों से बात हुई है, बिहार में लोगों को पूछना है कि रोजगार पे कौन बोल रहा है भैया, शिक्षा पे कौन बोल रहा है, 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री दे पाओगे हमें, और हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ये जो 19 लाख 10 लाख नौकरियों की बात चल रही है, इनको लेकर के क्या आप कुछ कर पाओगे? ये सारी की सारी चीजें कही जा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जो बिहार की जनता है उसका फोकस है। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, देखिए जो खुलेआम नारे लगा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो एक तरफ है। हर चुनाव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो तबका जिनको मैं कह सकती हूँ साइलेंट वोटर्स, जो बोलते नहीं है किसी के बारे में लेकिन साइलेंटली वोट करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस चीज को, क्या लगता है साइलेंट वोटर्स की कैटेगरी आप देखेंगे जेडीयू प्लस बीजेपी के खाते में ज्यादा जाएगी। मतलब उनके वोटर्स ऐसे नहीं है जो आप ऐसे देखेंगे कि भैया माहौल बना रहे हो या हो हल्ला बहुत मचा रहे हो, ऐसे वोटर्स आप आरजेडी की तरफ ज्यादा देखेंगे, बढ़ चढ़ कर आएंगे, हल्ला मचाएंगे, ये नारा वो नारा, और इन सब के बीच जय जयकार है, ये सब चलते रहेंगे। तो ऐसे में जो एक अहम चीज है वो ये है कि साइलेंट वोटर जो होगा ना, जिन्हें कहते हैं कि भैया, जैसे अमेरिका में भी जिक्र होता है चुनावों में, और अमेरिका में भी क्योंकि चुनाव हैं तो स्विंग स्टेट्स का जिक्र होता है कि ये जो स्टेट्स है ना, ये ना कभी डेमोक्रेट्स के ना हमेशा के लिए कभी डेमोक्रेट्स के रहे, ना हमेशा कभी रिपब्लिकन्स के रहे, कभी ये रिपब्लिकन्स के रहे, कभी ये डेमोक्रेट्स के रहे। तो उन सारी चीज़ों में ना वहाँ का वोटर जो है वो लास्ट टाइम पे फैसला करता है कि हम करेंगे क्या।
बिहार में भी ऐसे वोटर्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि साइलेंट वोटर्स की जो कैटेगरी है वो एनडीए अलायंस को ज़्यादा फायदा पहुंचाने जा रही है, और वो जेडीयू इधर माफ़ कीजिएगा आरजेडी वाले महागठबंधन का जो अलायंस है उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसे साइलेंट वोटर्स हैं जो अपना वोट डालने जाते हैं और शोर शराबा कम करते हैं। और प्लस इसमें जो अब उपेंद्र कुशवाहा की एक एंट्री हुई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है। खैर देखते हैं। तो देखिए 10 नवंबर की वो तारीख है कि जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, बहुत दिलचस्प चुनावी घमासान बिहार का हो रहा है। बहरहाल अब सभी की नजरें हैं कल जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसके ऊपर, उसके बाद 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है और उसके बाद 10 नवंबर को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और रोहित आपका भी शुक्रिया।